वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर के आ गया हूं कुछ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दोस्तों आपकी अपकमिंग एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इन क्वेश्चनों को करने से पहले दोस्तों जैसे ही मैं इन वीडियो का सॉल्यूशन कराता हूं दोस्तों उससे पहले आप वीडियो को पॉज करें और खुद से इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करें और दोस्तों आप पता लगाएं कि आप इस वीडियो में कितना स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको दोस्तों पहले बयानी करवा चुका हूँ। तो दोस्तों यदि आप इन क्वेश्चनों को करते हैं तो दोस्तों आपको प्रिपरेशन का पता चलेगा कि कितनी का दोस्तों आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आप खुद से भी दोस्तों एक बार इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश किया करें। यदि आपको फिर नहीं आता है तो दोस्तों आप हमारे सॉल्यूशन देख सकते हैं और आप यानी जांच कर सकते हैं कि आपने कहाँ पर गलती की है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं आपके लिए पहला क्वेश्चन है। आज का इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर आपको दिया हुआ है कि सरल आवर्त गति करने वाले एक कण का किसी क्षण विस्थापन समीकरण y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी द्वारा निरूपित होता है। समय t इज इक्वल टू टी बाई फोर पर इस कण का त्वरण होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि कोई हमारा एक एसएचएम है। दोस्तों उसके जो जो विस्थापन का समीकरण है वो आपको ये दिया हुआ है साइन के अंदर। तो आपको बताना है कि यदि हमारा जो समय t बाई फोर हो तो इसका त्वरण कितना होगा। दोस्तों हम जानते हैं यदि हमारा विस्थापन का इक्वेशन ये हो तो उसके लिए दोस्तों एसएचएम का ग्राफ इस प्रकार से होता है। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक आने में लगा समय जो होता है उसका आवर्तकाल टी होता है। दोस्तों समय दिया हुआ है टी बाई फोर। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर हो जाएगा टी बाई टू और इसका भी आधा हो जाएगा यहाँ पर टी बाई फोर। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो कण होता है दोस्तों हमारा मैक्सिमम यानी उच्चतम बिंदु पर होता है। यानी दोस्तों यहाँ पर जो हमारा जो विस्थापन हो जाएगा अक्ष वो आयाम के बराबर हो जाएगा, यानी कि ए के बराबर हो जाएगा विस्थापन। और हाँ, आपको पता होगा कि दोस्तों हमारा जो त्वरण का जो फॉर्मूला होता है एसएनएम के अंदर है वो होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पर दोस्तों यदि अपन विस्थापन का मान ए रखेंगे तो दोस्तों हमारा जो त्वरण का मान आपको प्राप्त हो जाएगा वो कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों याद रखना यदि हमारा समय टी बाई फोर दिया हुआ हो और विस्थापन का समीकरण वाई इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी दिया हुआ हो तो उस समय जो त्वरण हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि दोस्तों ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है। तो दोस्तों आपकी एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी अर्धचालक में फर्मी ऊर्जा स्तर होता है। दोस्तों आपको बताना है कि कोई हमारा निज अर्धचालक यानी दोस्तों शुद्ध अर्धचालक है, उसके अंदर जो फर्मी ऊर्जा स्तर है वो आपको बताना है कि वर्जित ऊर्जा अंतराल के मध्य में होता है या वर्जित ऊर्जा अंतराल के मध्य के नीचे या मध्य के ऊपर होता है या इसके बाहर है। दोस्तों याद रखना हमारे अर्धचालक के अंदर दो यानी संयोजी बैंड होते हैं, यानी दो बैंड होते हैं। दोस्तों ऊपर का बैंड होता है हमारा चालक बैंड या चालन बैंड और नीचे का बैंड होता है संयोजी बैंड। दोस्तों इसके मध्य का जो अंतराल होता है इसको बोलते हैं अपन वर्जित ऊर्जा अंतराल है। और दोस्तों हमारा जो फर्मी ऊर्जा स्तर होता है वो याद रखना निज अर्धचालक के दोस्तों बिल्कुल मध्य में होता है। और दोस्तों हमारा जो एन प्रकार का अर्धचालक होता है उसके लिए दोस्तों हमारा एन की जो हमारा चालन बैंड होता है उसके नज़दीक होता है, यानी इसके मध्य से थोड़ा ऊपर। और दोस्तों पी प्रकार के अर्धचालक के लिए यानी मध्य से थोड़ा नीचे होता है। तो दोस्तों आप इन तीनों के लिए याद रखना। हमें पूछा गया है निज अर्धचालक के लिए, तो दोस्तों निज अर्धचालक ये बिल्कुल मध्य में होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों हमारा जो निज अर्धचालक में जो फर्मी ऊर्जा स्तर होता है वो वर्जित ऊर्जा अंतराल के बिल्कुल मध्य में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यदि दोस्तों आपको लिए पी अर्धचालक के लिए पूछता तो दोस्तों पी अर्धचालक के लिए यानी कि वर्जित मध्य से थोड़ा नीचे होता है और एन प्रकार के अर्धचालक के मध्य से थोड़ा ऊपर। तो इस प्रकार से राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अब आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किसी चालक को दिया गया विभव निर्भर करता है। यानी दोस्तों कोई चालक है उसको दोस्तों जो विभव दिया जाता है वो आपको बताना है कि दोस्तों इसके आवेश पर निर्भर करता है या चालक की आकृति तथा आकार पर निर्भर करता है या इन दोनों पर निर्भर करता है या केवल ए पर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी दोस्तों दोनों पर निर्भर करेगा। क्योंकि दोस्तों अपन जानते हैं कि दोस्तों हमारा जो विभव यानी अपन जानते हैं Q इज इक्वल टू सी वी होता है, या अपन लिख सकते हैं कि दोस्तों विभव बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बट्टे धारिता। यानी कि दोस्तों अपन देखते हैं कि जो विभव है वो दोस्तों आवेश पर तो निर्भर करता ही है और दोस्तों धारिता पर भी निर्भर करता है। और हम जानते हैं दोस्तों जो धारिता होती है
वो किसी चालक के आकार या आकृति पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि दोस्तों यानी कि कोई चालक को जो विभव दिया जाएगा वो आवेश पर एवं दोस्तों हमारा जो चालक होता है उसके आकार एवं आकृति पर भी निर्भर करेगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि LCR अनुनादी परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। यानी दोस्तों आपको कोई LCR परिपथ दिया हुआ है और यदि दोस्तों यदि अनुनाद की स्थिति में होता है, रेजोनेंस की स्थिति में होता है, तो आपको बताना है कि इसका शक्ति गुणांक कितना होगा। दोस्तों आपको पता होगा कि जो है हमारा परिपथ यदि LCR परिपथ अनुनाद की स्थिति में होता है तो दोस्तों हमारा शुद्ध परिपथीय प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। यानी दोस्तों हमारा जो जो शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ होता है उसकी तरह कार्य करता है, यानी आर परिपथ की तरह। और हम जानते हैं दोस्तों आर परिपथ के अंदर हमारी जो धारा और वोल्टेज दोनों एक डायरेक्शन में होती है। इनके मध्य दोस्तों हमारा जो कलांतर यानी जो फाई का मान होता है वो 0 होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों याद रखना LCR के अंदर जो हमारा वोल्टेज एवं करंट के मध्य दोस्तों हमारा कलांतर होता है फाई का मान होता है 0। और हम जानते हैं दोस्तों शक्ति गुणांक होता है वो हमारा होता है कोस फाई। तो दोस्तों यहाँ पर यदि फाई का मान अपन 0 रखेंगे तो दोस्तों हमारा जो शक्ति गुणांक का मान आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 1, क्योंकि हम जानते हैं कोस 0 का मान होता है 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों याद रखना जो LCR यदि अनुनादी की स्थिति में होता है यानी LCR अनुनादी परिपथ का जो शक्ति गुणांक होता है वो कितना होता है 1, क्योंकि जो हमारा LCR यदि अनुनाद की स्थिति में होता है तो यह आर परिपथ की भांति व्यवहार करता है। और दोस्तों हमारा जो आर परिपथ यानी प्रतिरोधीय परिपथ होता है उसके अंदर फाई का मान 0 होता है, यानी जो हमारा प्रतिरोध होता है यानी करंट एवं वोल्टेज दोनों दोस्तों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, इनके मध्य कलांतर 0 होता है। तो इसके कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए पांचवा क्वेश्चन है। पांचवें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जब C1 तथा C2 धारिता के संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो तुल्य धारिता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि दोस्तों हमारे कोई दो धारिता हैं, एक धारिता दोस्तों हमारी C1 है और दूसरे संधारित्र की धारिता C2 है। यदि दोस्तों इसको समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है यानी इस प्रकार से संयोजित किया जाता है तो दोस्तों आपको बताना है कि जो तुल्य धारिता होगी वो कितनी होगी। तो दोस्तों याद रखना है जब दो संधारित्र ये जिसकी धारिता C1 एवं C2 हो उसको यदि समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो दोस्तों हमारी जो तुल्य धारिता होती है वो 1 में सॉरी दोस्तों समांतर क्रम में C1 प्लस C2 के इक्वल होती है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों याद रखना यदि संधारित्र को अपन समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो जो तुल्य धारिता होती है वो उन धारिताओं दोनों के योग के बराबर होती है, यानी C1 प्लस C2 होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। छठवें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि निज अर्धचालक में कमरे के तापक्रम पर इलेक्ट्रॉन एवं होलों की संख्या होती है। दोस्तों आपको बताना कि आपके पास कोई शुद्ध अर्धचालक है और यदि दोस्तों एक कमरे के ताप पर रखा हुआ है तो इसके अंदर दोस्तों इलेक्ट्रॉन एवं होलों की संख्या बतानी है। समान रहती है, शून्य रहती है, असमान रहती है, अनंत रहती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों यदि आपके पास शुद्ध अर्धचालक हो तो याद रखना कमरे के ताप पर दोस्तों इलेक्ट्रॉन एवं होलों की संख्या होती है वो समान होती है। इसका राइट आंसर दोस्तों सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए रह जाएगा, इनकी समान रहती है। क्योंकि दोस्तों यदि हमारा निज अर्धचालक है, यदि एन प्रकार का अर्धचालक होता है दोस्तों इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती। यदि पी प्रकार का अर्धचालक होता तो इसके अंदर ओ यानी होलों की अधिकता होती। लेकिन दोस्तों हमारा निज अर्धचालक यानी शुद्ध अर्धचालक है तो इसके अंदर दोस्तों इलेक्ट्रॉन एवं होल दोनों की संख्या बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी निज अर्धचालक में कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉन एवं होलों की संख्या क्या रहती है, समान होगी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सातवें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए कण का वेग बढ़ता है तो इसकी वर्तीय पथ की त्रिज्या घटेगी, बढ़ेगी, अपरिवर्तित रहेगी या आधी हो जाएगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि दोस्तों हमारा कोई चुंबकीय क्षेत्र के अंदर दोस्तों कोई इलेक्ट्रॉन है यानी कि कोई कण है दोस्तों वह गति कर रहा है यानी वर्तीय गति कर रहा है। यदि दोस्तों इस कण की वेलोसिटी का मान बढ़ जाता है तो आपको बताना है कि दोस्तों ये जो वर्तीय पथ है इसकी रेडियस किस प्रकार से प्रभावित होगी, यानी कि वर्तीय त्रिज्या घटेगी, बढ़ेगी या अपरिवर्तित रहेगी। दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी बढ़ जाएगी। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि जो हमारा जो त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो दोस्तों हमारा mv/क्यूबी होता है। यानी दोस्तों कोई कण है जिसका आवेश क्यों हो और वह बी चुंबकीय क्षेत्र में v वेलोसिटी से गति कर रहा हो तो उसकी जो रेडियस का जो फॉर्मूला
होता है वो एम वी अपॉन में क्यू बी होता है। तो यदि दोस्तों वेलोसिटी का मान बढ़ाया जाएगा तो हमारा आर का मान भी बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो आर है वो वी के समानुपाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यदि कण का वेग बढ़ता है तो वर्तीय पथ की त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि किसी शुद्ध प्रेरकत्वीय परिपथ में धारा विद्युत वाहक बल से 90 डिग्री आगे रहती है, या विद्युत वाहक बल से 90 डिग्री पीछे रहती है, या विद्युत वाहक बल से कभी आगे तो कभी पीछे रहती है, या विद्युत वाहक बल की परावस्था में होती है। दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारा शुद्ध प्रेरकीय परिपथ है, यानी दोस्तों हमारा आर परिपथ है, उसके अंदर आपको बताना है कि हमारी धारा एवं दोस्तों वोल्टेज यानी विद्युत वाहक बल है, उसके मध्य कलांतर कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, या दोस्तों 90 डिग्री पीछे होता है, या समान में होती है, यानी दोस्तों या चेंज होता रहता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों याद रखना, यदि हमारा आर परिपथ है उसके अंदर दोस्तों वोल्टेज एवं जो हमारा करंट दोस्तों दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि दोनों के अंदर दोस्तों साइन आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इनके मध्य जो कलांतर होता है वो फाई यानी इक्वल टू जीरो हो जाता है, यानी कि कोई भी कलांतर नहीं होता। तो इसके कारण अपन कह सकते हैं कि दोस्तों ईएमएफ एवं जो करंट है दोनों एक ही परावस्था में होते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी परिपथ में धारा एवं विद्युत वाहक बल की परावस्था एक ही होती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक कण सरल आवर्त गति में त्वरण होता है, यानी दोस्तों एक कण का जो एसएचएम के अंदर त्वरण होता है वो आपको बताना है कि हमेशा शून्य होता है, हमेशा स्थिर रहता है, उच्चतम चरम अवस्था में होता है, या उच्चतम संतुलन अवस्था में होता है। दोस्तों आपको बताना है कोई एसएचएम गति कर रहा है कोई कण, तो उसके जो लिए एक्सेलरेशन होता है दोस्तों वह किस कंडीशन में मैक्सिमम होता है, या फिर दोस्तों हमेशा स्थिर रहता है या शून्य रहता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी दोस्तों चरम अवस्था में उच्चतम होता है। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं जो एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। यदि दोस्तों एक्स का मान हमारा मैक्सिमम होगा, यानी दोस्तों एक के यानी दोस्तों हमारा मैक्सिमम होगा, और हम जानते हैं दोस्तों जो विस्थापन का मान मैक्सिमम कितना होता है, ए यानी आयाम के बराबर, ये जब यह चरम अवस्था में होता है। तो इस प्रकार के दोस्तों यदि कण हमारा चरम अवस्था में होगा तो हमारा विस्थापन का मान मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा एक्सीलरेशन का मान भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी दोस्तों हमारा जो त्वरण होता है एसएचएम के अंदर वो चरम अवस्था में उच्चतम होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक्स का मान मैक्सिमम हो जाएगा, इसके कारण त्वरण भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपके लिए 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन समान संवेग से किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अभिलंबवत प्रवेश करते हैं, तो प्रोटॉन का पथ इलेक्ट्रॉन के पथ से ज़्यादा वक्री होगा, या प्रोटॉन का पथ इलेक्ट्रॉन के पथ से कम वक्री होगा, या दोनों समान वक्री होंगे, या दोनों सरल रेखा में होंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ कि दोस्तों एक हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, उसके अंदर दोस्तों एक तो इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन, दोस्तों दोनों समान संवेग यानी दोनों के लिए एम वी का मान समान है, संवेग समान है। तो आपको बताना है कि दोस्तों इनका जो वक्रीय पाथ होगा वो दोस्तों दोनों का समान होगा, या किसका अधिक होगा किसका कम होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी दोनों के समान यानी वक्रीय पथ होंगे। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं जो हमारा रेडियस होता है वक्रीय पथ की वो एम वी अपॉन में क्यू बी होता है, एम वी अपॉन में क्यू बी। तो यहाँ से दोस्तों अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारा एम वी संवेग है, तो अपन इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी पी अपॉन में क्यू बी। और दोस्तों दोनों के लिए जो संवेग है वो समान दिया हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन दोनों का संवेग समान है। तो इसके कारण इसके लिए दोस्तों जो दोनों की रेडियस होगी वक्रीय पथ की वो समान हो जाएगी, यानी दोनों का जो वक्रीय होगा दोस्तों वो समान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन यदि समान संवेग से किसी चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करते हैं तो दोनों के जो पथ होंगे वो समान वक्रीय होंगे, यानी दोनों की रेडियस समान हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपके लिए 11वां क्वेश्चन है। 11वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एम द्रव्यमान का एक गोलाकार पिंड एल लंबाई की डोरी से बांधकर क्षैतिज वर्ताकार मार्ग वी चाल से घुमाया जा रहा है, इसे पूर्ण क्षैतिज वर्त में घूमने हेतु किया गया कार्य होगा। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि एक एम द्रव्यमान का दोस्तों एक गोलाकार पिंड है, उसको एल लंबाई की डोरी से बांधकर दोस्तों वी चाल से घुमाया जाता है, इस प्रकार से वी चाल से।
तो आपको बताना है कि दोस्तों इसे पूर्ण क्षैतिज वृत्त में घूमने पर यानी दोस्तों एक यानी चक्कर घूमने में जो किया गया कार्य होगा दोस्तों आपको बताना है कितना होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला यानी 0। क्योंकि दोस्तों याद रखना कभी भी आपको अभिकेंद्रीय बल के द्वारा जैसे तो किया गया कार्य पूछा जाए तो दोस्तों आँख मीच कर आप उसका आंसर 0 टिक कर दे देना। क्योंकि दोस्तों याद रखना अभिकेंद्रीय बल के द्वारा जो किया गया कार्य है वो हमेशा 0 होता है। क्योंकि दोस्तों अपन जानते हैं कि दोस्तों अभिकेंद्रीय बल लगता है वो दोस्तों वो त्रिज्या के अनुदिश अंदर की ओर लगता है, यानी कि त्रिज्या के अनुदिश लगता है। और दोस्तों यहाँ पर जो अपन क्षणिक विस्थापन देखते हैं कण के अंदर दोस्तों यानी कि वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी दोस्तों स्मॉल विस्थापन देखते हैं यानी दोस्तों यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, यानी विस्थापन की डायरेक्शन ये है और दोस्तों यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन ये है। यानी दोस्तों यानी जो विस्थापन एवं बल है वो दोनों परपेंडिकुलर होने के कारण दोस्तों इसके अंदर जो किया गया कार्य होता है वो हमेशा 0 होता है। तो याद रखना यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल ही कार्य कर रहा है, उसी के अंदर दोस्तों कार्य किया जाएगा। और तो इसके कारण जो इसका द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो कितना हो जाएगा 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए 14वां यानी 12वां क्वेश्चन है। दोस्तों 12वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी कण की गति का समीकरण u इज इक्वल टू AT द्वारा दिया जाता है। तो प्रथम 4 सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी, यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि कोई एक कण है दोस्तों वह इस प्रकार से गति कर रहा है कि दोस्तों t समय में जो इसकी वेलोसिटी है वो यानी दोस्तों यानी u है वो 80 हो जाती है, यानी कि दोस्तों u है वो इज इक्वल टू 80 है। तो आपको बताना कि 4 सेकंड में तय की गई दूरी। दोस्तों हम जानते हैं जो विस्थापन होता है दोस्तों वो किसके इक्वल होता है, यानी दोस्तों यदि अपन u का t के सापेक्ष यदि दोस्तों अपन समाकलन करते हैं तो दोस्तों हमारा विस्थापन के बराबर होता है। या अपन कह सकते हैं कि यदि अपन विस्थापन का अवकलन करते हैं तो दोस्तों हमारा वेग प्राप्त होता है। तो यदि इसका उल्टा करेंगे यानी वेग का यदि दोस्तों अपन समाकलन करेंगे तो हमें विस्थापन प्राप्त हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू होता है u इंटू डी टी। तो दोस्तों अपन यहाँ पर दोस्तों u का मान है यहाँ पर 80 रख देंगे और इसका अवकलन यानी समाकलन करेंगे t के सापेक्ष से। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 1/2 AT स्क्वायर है, यानी दोस्तों t समय पर हमारा विस्थापन कितना प्राप्त होगा 1/2 AT स्क्वायर है। और हमें यहाँ पर दोस्तों t का मान कितना दिया हुआ है 4 है, तो t की जगह दोस्तों अपन 4 रखेंगे तो हमारा 1/2 A यानी 4 चौक 16 यानी दोस्तों 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो विस्थापन हमें प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त हो गया 8A। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों यदि आपको वेग का यदि इक्वेशन 80 दी हुई हो और यदि आपको 4 सेकंड में यानी विस्थापन पूछा गया यानी तय की गई दूरी पूछी गई है तो वो कितनी हो जाएगी 8A। यानी दोस्तों यदि अपन वेग का t के सापेक्ष अवकल यानी समाकलन करते हैं तो दोस्तों में यानी वो विस्थापन यानी दूरी प्राप्त होती है। यदि इसका अपन समाकलन करेंगे तो हमें 1/2 AT स्क्वायर प्राप्त होगा और इसके अंदर t का मान यदि अपन 4 सेकंड रखेंगे तो मेरे जो विस्थापन प्राप्त हो जाएगा वो कितना प्राप्त हो जाएगा 8A। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं आपके लिए 13वां क्वेश्चन है। 13वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में प्रत्यावस्थान गुणांक का ई का मान होता है। दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारी जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है उसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिसेशन यानी ई का मान बताना है कितना होता है। तो दोस्तों याद रखना जो हमारी पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई का मान होता है दोस्तों हमारा 1 होता है और पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए दोस्तों पूछा जाए तो हमारा 0 होता है। और दोस्तों यदि हमारी ओनली अप्रत्यास्थ टक्कर पूछी जाए यानी कोई भी अन्य टक्कर हो तो उसका मान 1 से लेकर के 0 के मध्य होता है। दोस्तों यहाँ पर हमें पूछा गया है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन यानी पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए जो प्रत्यावस्थान गुणांक होता है यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है इसका मान कितना होता है 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपके लिए 14वां क्वेश्चन है यानी आज का लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी विधि द्वारा घर्षण बल को न्यूनतम किया जा सकता है। दोस्तों आपको यानी 3 विधि दी हुई है यहाँ पर। आपको बताना है कि किस विधि के द्वारा जो हमारा दोस्तों दो सतहों के मध्य घर्षण होता है उसको कम किया जा सकता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी इन तीनों के द्वारा। यानी दोस्तों कोई दो सतह है उनके मध्य दोस्तों अपन यानी गोली धरते हैं यानी बॉल बियरिंग का मतलब क्या होता है यानी गोलियां। यानी दोस्तों यदि गोलियां करेंगे डाल देंगे तो दोस्तों इनकी लौटनी गति के कारण घर्षण कम हो जाएगा। यदि दोस्तों यानी स्नेहक द्वारा मतलब यानी दोस्तों दो सतहों के मध्य अपन कोई भी यानी तेलीय पदार्थ डाल देंगे यानी ऑयल वगैरह डालते हैं तो दोस्तों तो भी हमारा घर्षण कम हो जाएगा। या दोस्तों अपन दो सतह के अंदर यानी इन दोनों को यदि पॉलिश कर देते हैं तो दोस्तों तो भी हमारा घर्षण कम हो जाता है। यानी दोस्तों इन तीनों के द्वारा ही अपन घर्षण को डिक्रीज कर सकते हैं यानी जो फ्रिक्शन है उसको डिक्रीज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है।
15वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक तारे के चारों ओर किसी ग्रह का कक्षीय पथ होता है। दोस्तों आपको बताना है कि कोई भी हमारा स्टार है, उसके चारों ओर दोस्तों ये जो ग्रह होते हैं, प्लैनेट होते हैं, वो चक्कर लगाते हैं। तो आपको बताना है कि दोस्तों इसका जो कक्षीय पथ होता है वो किस आकार का होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों याद रखना, जो हमारा जो कक्षीय पथ होता है यानी जो ऑर्बिट होता है, ये हमारा एक इलिप्स होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये क्वेश्चन बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखना। जो हमारा कोई भी स्टार के चारों ओर जो प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, तो दोस्तों इनका जो ऑर्बिट का आकार होता है वो कितना कैसा होता है, इलिप्स का होता है, यानी एक दीर्घवृत्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसी के साथ हमारे आज के जो 15 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये जो वीडियो है वो आपको एक टेस्ट के तौर पर यानी लिया जा रहा है, तो आप अपना स्कोर भी बता सकते हैं कि दोस्तों आपने खुद से यानी इन क्वेश्चनों को कितना अटेम्प्ट किया। तो दोस्तों अपन अब मिलते हैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ और अच्छे-अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखें और दोस्तों आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। तब तक जय हिंद दोस्तों।